नमस्ते, वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। शायद दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिक। मतलब उनका नाम सुनते ही दिमाग में जीनियस शब्द आता है ना। वो बिखरे बाल वाली फोटो, वो जीभ निकालने वाली। लेकिन ये सब मुझे लगता है उनकी पहचान का बस एक छोटा सा हिस्सा है। उनकी कहानी सिर्फ E=mc² से कई ज्यादा गहरी, उलझी हुई और दिलचस्प भी। बिल्कुल। और अक्सर हम आइंस्टाइन को सिर्फ एक महान भौतिक शास्त्री के तौर पर ही देखते हैं, लेकिन उनके सामाजिक और राजनीतिक विचार भी उतने ही, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी थे जितने उनके वैज्ञानिक सिद्धांत। लोग अक्सर उनके इस पहलू को उतना नहीं जानते। सही बात है। तो आज हम उनके जीवन और सोच के इन दोनों ही आयामों को, मतलब जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बढ़िया। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। जन्म जर्मनी के उल्म शहर में 14 मार्च 1879। परिवार एक साधारण सेक्युलर यहूदी परिवार था। पिता का अपना छोटा मोटा इंजीनियरिंग का काम, सेल्समैन भी थे। मैंने सुना है बचपन में बोलने में थोड़ी दिक्कत थी, देर से बोलना शुरू किया था क्या? हाँ, कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं कि शायद थोड़ा देर से बोलना शुरू किया, लगभग 3 साल की उम्र तक। लेकिन ऐसा नहीं था कि दिमाग तेज नहीं था। बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। वो कंपास देखकर हैरान रह जाते थे कि सुई हमेशा एक ही दिशा में क्यों घूमती है। अच्छा। हाँ, और छोटी उम्र में ही डार्विन जैसे विचारकों को पढ़ रहे थे। मतलब प्रकृति कैसे काम करती है, इसके रहस्य समझने की एक गहरी लगन थी उनमें। परिवार पहले म्यूनिख गया, लेकिन वहां बिजनेस ठीक नहीं चला, तो फिर इटली चले गए। मिलान और पाविया जैसे शहरों में रहे। और फिर स्कूलिंग के लिए स्विट्जरलैंड। ये बात सही है क्या कि सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने जर्मनी की नागरिकता छोड़ दी थी क्योंकि वो मिलिट्री सर्विस नहीं करना चाहते थे? हाँ, ये बिल्कुल सही है। वो अनिवार्य सैन्य सेवा के सख्त खिलाफ थे। और शायद जर्मनी का वो माहौल उन्हें थोड़ा दमघोटू भी लग रहा था। अच्छा। वो स्विट्जरलैंड के ज्यादा उदार माहौल में पढ़ना चाहते थे। उनका सपना था ज्यूरिख के मशहूर स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल, जिसे ETH कहते हैं, वहां एडमिशन लेना। ETH ज्यूरिच। हाँ। पहली कोशिश में नाकाम रहे थे। एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाए। हालांकि फिजिक्स और मैथ्स में नंबर बहुत अच्छे थे। फिर उन्होंने आरो शहर के आर्गोवियन कैंटोनल स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की और उसके बाद ETH ज्यूरिच में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने चले गए। और ETH में ही उनकी मुलाकात हुई मिलेवा मेरिक से। सुना है उस समय वहां फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने वाली गिनी चुनी लड़कियों में से एक थी वो। हाँ, बिल्कुल। और बाद में वो आइंस्टाइन की पहली पत्नी बनी। लेकिन ये भी सुना है कि इतने काबिल होने के बावजूद ETH से निकलने के बाद उन्हें प्रोफेसर की नौकरी मिलने में बहुत दिक्कत हुई। ऐसा क्यों? हाँ, अकादमिक दुनिया में पैर जमाना आसान नहीं था उनके लिए। कई जगह अप्लाई किया, लेकिन बात बनी नहीं। शायद उनका थोड़ा विद्रोही स्वभाव या लीक से हटकर सोचने का तरीका कुछ प्रोफेसरों को पसंद नहीं आया होगा। हो सकता है। काफी कोशिशों के बाद एक दोस्त के पिता की मदद से 1902 में उन्हें बर्न शहर के स्विस पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क या कह लीजिए टेक्निकल असिस्टेंट की नौकरी मिली। पेटेंट ऑफिस में? हाँ। और देखिए किस्मत का खेल, यही वो जगह बनी जहां वो दुनिया को बदलने वाले विचारों पर काम कर रहे थे अपने खाली समय में। हाँ, ये कमाल की बात है। एक पेटेंट क्लर्क जिसका काम दूसरों के आविष्कारों के पेटेंट जांचना था, वो फुर्सत के पलों में यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझा रहा था। और फिर आया 1905, जिसे साइंस की दुनिया में एनस मिराबिलिस यानी चमत्कारी साल कहा जाता है। बिल्कुल सही। वो साल असाधारण था। सोचिए, 26 साल के आइंस्टाइन ने उस एक साल में जर्मनी के प्रतिष्ठित फिजिक्स जर्नल एनालिन डे फिजिक में 4 ऐसे रिसर्च पेपर छापे। 4 पेपर्स? हाँ, 4। और उन्होंने आधुनिक भौतिकी की नींव हिला दी। स्पेस, टाइम, मास, एनर्जी, इन सब के बारे में हमारी सदियों पुरानी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक तरह का बौद्धिक विस्फोट था। पहला पेपर था प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। और मजे की बात यह है कि इसी के लिए उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज मिला था, न कि रिलेटिविटी के लिए जैसा बहुत लोग सोचते हैं। इसमें क्या खास था? इसमें उन्होंने मैक्स प्लैंक के क्वांटम आइडिया को आगे बढ़ाया और ये क्रांतिकारी बात कही कि प्रकाश सिर्फ तरंग यानी वेव नहीं है, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या कणों यानी पार्टिकल्स की तरह भी व्यवहार करता है। फोटॉन्स। हाँ, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। ये लाइट के डुअल नेचर, मतलब वेव पार्टिकल डुअलिटी की तरफ पहला बड़ा कदम था और क्वांटम थ्योरी की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। अच्छा। और दूसरा पेपर ब्राउनियन मोशन पर था। वो पानी में पराग कणों की अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हाँ, ब्राउनियन गति।
पानी में तैरते हुए बहुत छोटे कण बिना किसी बाहरी वजह से लगातार हिलते डुलते रहते हैं। आइंस्टीन ने गणितीय रूप से समझाया कि ऐसा पानी के अदृश्य अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स की लगातार टक्करों की वजह से होता है। ओके। इससे न सिर्फ अणुओं और परमाणुओं के अस्तित्व का ठोस सबूत मिला, बल्कि उनके आकार का अंदाजा भी लगाया जा सका। ये एटॉमिक थ्योरी के लिए एक बहुत बड़ी पुष्टि थी। और फिर आए वो 2 पेपर जिन्होंने आइंस्टीन को हमेशा के लिए अमर कर दिया। विशेष सापेक्षता सिद्धांत यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हाँ। और द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता यानी मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जिसने दुनिया को सबसे मशहूर समीकरण दिया E=mc²। बिल्कुल। स्पेशल रिलेटिविटी ने तो भौतिकी की दुनिया में भूचाल ला दिया। इसने न्यूटन के दिए स्पेस और टाइम के निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट होने के विचार को पूरी तरह नकार दिया। इसके 2 मुख्य आधार थे। पहला कि भौतिकी के नियम सभी पर्यवेक्षकों यानी ऑब्जर्वर्स के लिए समान होते हैं अगर वो एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन से चल रहे हों। ठीक है। और दूसरा जो बहुत क्रांतिकारी था कि प्रकाश की गति वैक्यूम में हमेशा स्थिर यानी कांस्टेंट रहती है, चाहे प्रकाश का स्रोत चल रहा हो या देखने वाला। स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। और इसके नतीजे तो दिमाग घुमा देने वाले थे, जैसे टाइम डायलेशन, यानी अगर कोई बहुत तेज गति से चले तो उसके लिए समय धीरे बीतेगा। हाँ। और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब तेज चलने वाली चीजें अपनी गति की दिशा में सिकुड़ जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर यह ब्रह्मांड की हकीकत है। बिल्कुल। और E=mc² ने बताया कि द्रव्यमान यानी मास और ऊर्जा यानी एनर्जी अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही चीज के 2 रूप हैं, एक सिक्के के 2 पहलू। अच्छा। मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में बदला जा सकता है। इसी सिद्धांत ने बाद में परमाणु ऊर्जा और दुर्भाग्य से परमाणु बम का आधार तैयार किया। ये दिखाता है कि थोड़ी सी मात्रा में भी कितनी ज्यादा ऊर्जा छिपी हो सकती है। लेकिन आइंस्टाइन का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। ये तो स्पेशल रिलेटिविटी थी जो सिर्फ एक समान गति पर लागू होती थी, लेकिन दुनिया में तो चीजें एक्सेलरेट भी करती हैं ना, जैसे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिरती हुई कोई चीज। तो फिर ग्रेविटी का क्या? यही सवाल आइंस्टाइन को अगले 10 साल तक मथता रहा। अब सोचिए, ये स्पेशल रिलेटिविटी से कहीं ज्यादा मुश्किल पहेली थी। और आखिरकार 1915 में उन्होंने पेश किया अपना मास्टरपीस, सामान्य सापेक्षता सिद्धांत यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें उन्होंने ग्रेविटी को एक बिल्कुल नए तरीके से समझाया। न्यूटन ने कहा था कि ग्रेविटी 2 चीजों के बीच एक खिंचाव का बल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे पृथ्वी हमें खींचती है। आइंस्टाइन ने इसे कैसे देखा? सुना ये एकदम अलग नजरिया था। एकदम अलग। आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी कोई फोर्स है ही नहीं। क्या फोर्स नहीं है? नहीं, ये दरअसल स्पेस और टाइम के मिले जुले ताने बाने, मतलब फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम में भारी चीजों जैसे सूरज या पृथ्वी के रखने से पैदा होने वाली वक्रता यानी कर्वेचर या मुड़ाव यानी वॉर्पिंग का नतीजा है। मतलब स्पेस टाइम मुड़ जाता है? हाँ, इसको ऐसे समझिए जैसे एक चादर को चारों कोनों से तानकर पकड़ लें और बीच में एक भारी गेंद रख दें, तो चादर में गड्ढा बन जाएगा, है ना? हाँ। अब अगर एक छोटी गोली उस चादर पर लुढ़काएंगे तो वो गेंद के चारों ओर उस गड्ढे के किनारे किनारे घूमने लगेगी। ये गेंद और गोली के बीच कोई खिंचाव नहीं है, बल्कि चादर के मुड़ने की वजह से गोली का रास्ता बदल गया है। वाओ। ठीक ऐसे ही ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं, क्योंकि सूरज ने अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ दिया है। ये सोचना ही कितना अजीब है। मतलब स्पेस और टाइम खुद लचीले हैं, मुड़ सकते हैं। और इसे समझाने के लिए उन्होंने वो समतुल्यता का नियम यानी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया था, वो लिफ्ट वाला मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट। हाँ, वो बड़ा दिलचस्प वैचारिक प्रयोग था। उन्होंने सोचा कि अगर आप एक बंद लिफ्ट में हैं जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो आपको नीचे की तरफ एक खिंचाव महसूस होगा, बिल्कुल ग्रेविटी जैसा। और अगर लिफ्ट फ्री फॉल में नीचे गिर रही हो तो आपको भारहीनता यानी वेटलेसनेस महसूस होगी, जैसे स्पेस में होती है। सही है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ग्रेविटी का प्रभाव और एक्सेलरेशन का प्रभाव एक जैसा ही होता है, उनमें फर्क करना नामुमकिन है। यही इक्विवेलेंस प्रिंसिपल जनरल रिलेटिविटी का आधार बना। जाहिर है इतने बड़े सिद्धांत की कुछ भविष्यवाणियां भी होंगी जिन्हें परखा जा सके, टेस्ट किया जा सके। हाँ, कई थीं और कमाल की बात है कि वो सही साबित हुई। एक थी बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी की कक्षा यानी ऑर्बिट में एक बहुत छोटा सा विचलन
जिसे प्रिसेशन कहते हैं। न्यूटन के नियमों से ये पूरी तरह समझाया नहीं जा पा रहा था। अच्छा, जनरल रिलेटिविटी ने उसकी एकदम सटीक गणना की, लेकिन सबसे मशहूर भविष्यवाणी थी कि गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को भी मोड़ सकता है, लाइट बेंडिंग। हाँ, 1919 का वो ऐतिहासिक सूर्य ग्रहण, ब्रिटिश खगोल शास्त्री सर आर्थर एडिंगटन की टीम ने अफ्रीका और ब्राजील जाकर इसे परखा था, है ना? बिल्कुल। सूर्य ग्रहण के दौरान जब चांद सूरज को ढक लेता है तो उन्होंने सूरज के बिल्कुल पास दिखने वाले दूर के तारों की पोजीशन नापी और पाया कि वो तारे अपनी असल जगह से थोड़े हटे हुए दिख रहे थे। कमाल है। क्योंकि सूरज के गुरुत्वाकर्षण ने उनके प्रकाश को मोड़ दिया था। इस खबर ने आइंस्टीन को रातों रात दुनिया भर में हीरो बना दिया। आज इसी प्रभाव को हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग, हाँ। बिल्कुल। और एक और बड़ी भविष्यवाणी थी गुरुत्वीय तरंगों यानी ग्रेविटेशनल वेव्स की। आइंस्टीन ने कहा कि जब बहुत भारी चीजें जैसे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारे तेजी से घूमते हैं या टकराते हैं तो वो स्पेस टाइम में लहरें पैदा करते हैं जो प्रकाश की गति से फैलती हैं। रिपल्स इन स्पेस टाइम। हाँ, इन तरंगों को खोजना बहुत बहुत मुश्किल था। पहले 1974 में रसेल हल्स और जोसेफ टेलर ने एक बाइनरी पल्सर, मतलब दो न्यूट्रॉन तारों का जोड़ा, उसकी कक्षा में बदलाव देखकर अप्रत्यक्ष रूप से इनके अस्तित्व का सबूत दिया, जिसके लिए उन्हें नोबेल भी मिला। अच्छा। और फिर करीब 100 साल बाद 2015 में अमेरिका की लाइगो ऑब्जर्वेटरी ने दो ब्लैक होल्स के टकराने से पैदा हुई गुरुत्वीय तरंगों को सीधे डिटेक्ट कर लिया। हाँ, वो बड़ी खबर थी। बहुत बड़ी। ये जनरल रिलेटिविटी की एक शानदार पुष्टि थी। तो आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी दी, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत में भी उनका बड़ा हाथ था, खासकर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले काम से। हाँ, बिल्कुल। और 1924 में उन्होंने एक भारतीय भौतिक शास्त्री सत्येंद्रनाथ बोस के काम को पहचाना और उसे आगे बढ़ाया। बोस ने फोटॉन जैसे कणों के व्यवहार को समझने के लिए एक नया सांख्यिकीय तरीका स्टैटिस्टिक्स सुझाया था। सत्येंद्रनाथ बोस। हाँ। आइंस्टाइन ने इसे अन्य कणों पर भी लागू किया और इसे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना गया। जिन कणों पर ये लागू होती है उन्हें आज बोसॉन कहते हैं। फोटॉन भी एक बोसॉन है। बोसॉन, ओके। इसी आधार पर उन्होंने पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी BEC की भविष्यवाणी भी की, जिसे दशकों बाद प्रयोगशाला में बनाया गया। लेकिन ये भी एक विडंबना है ना कि क्वांटम मैकेनिक्स जिसकी नींव रखने में उन्होंने मदद की, बाद में जब वो विकसित हुई तो उसकी कुछ बातों से वो बहुत असहज हो गए। उनका वो फेमस कोट है, भगवान पासे नहीं फेंकता, गॉड डज नॉट प्ले डाइस। हाँ, ये सच है। क्वांटम मैकेनिक्स की जो संभाव्यता वाली प्रकृति थी, प्रोबेबिलिस्टिक नेचर, मतलब हम किसी कण की स्थिति या गति को निश्चित रूप से नहीं जान सकते, सिर्फ संभावना बता सकते हैं, ये आइंस्टाइन को पसंद नहीं थी। क्यों? उन्हें लगता था कि ये सिद्धांत अधूरा है। उन्हें निश्चितता पसंद थी और खासकर वो क्वांटम एंटेंगलमेंट के विचार से बहुत परेशान थे। एंटेंगलमेंट? हाँ, इसे वो स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहते थे। मतलब दो कण इस तरह जुड़े हो सकते हैं कि एक पर कुछ करने का असर तुरंत दूसरे पर पड़ता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। अच्छा। ये उन्हें लगता था कि स्पेशल रिलेटिविटी के इस नियम का उल्लंघन करता है कि कोई भी सूचना प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। हाँ, ये तो है। उन्होंने नील्स बोर जैसे वैज्ञानिकों के साथ लंबी बहसें की, EPR पैराडॉक्स जैसे थॉट एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए, ये दिखाने के लिए कि क्वांटम मैकेनिक्स अधूरी है और इसके पीछे कोई गहरी छिपी हुई निश्चित वास्तविकता यानी हिडन वेरिएबल्स होनी चाहिए। लेकिन हालांकि बाद के प्रयोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स को ही सही साबित किया, एंटेंगलमेंट वाकई होता है। तो मतलब आइंस्टाइन भी गलत हो सकते थे। विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है, बहस से, सवालों से। सही कहा। अब आते हैं आइंस्टाइन के उस पहलू पर जो शायद उतना चर्चित नहीं पर उतना ही महत्वपूर्ण है, उनका सामाजिक और राजनीतिक एक्टिविज्म। वो सिर्फ अपनी लैब या विचारों में खोए रहने वाले वैज्ञानिक नहीं थे। न्याय, युद्ध और राष्ट्रवाद के खिलाफ आवाज उठाते रहे। पहले विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी में राष्ट्रवाद का जोर था और उनके कई बड़े वैज्ञानिक साथी जैसे मैक्स प्लैंक भी युद्ध का समर्थन कर रहे थे, तब आइंस्टाइन ने कुछ गिने चुने शांतिवादियों के साथ मिलकर युद्ध के खिलाफ एक घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो टू द यूरोपियंस, निकाला। ये उस माहौल में बहुत हिम्मत का काम था। और फिर जर्मनी में वाइमार रिपब्लिक के दौर में और खासकर जब नाजीवाद का उदय हुआ, तब भी वो खामोश नहीं रहे। उन्होंने यहूदी विरोध का विरोध किया। हाँ, वो बहुत मुखर थे, एंटीसेमिटिज्म के खिलाफ बोलते थे
और इसी वजह से 1933 में जब हिटलर सत्ता में आया तो वो नाजियों के निशाने पर आ गए। वो उस वक्त अमेरिका के दौरे पर थे। अच्छा, वो जर्मनी में नहीं थे तब? हाँ, नाजियों ने जर्मनी में उनकी संपत्ति जब्त कर ली, उनकी लिखी किताबों को सरेआम जलाया गया और नाजी अखबारों ने तो उनकी हत्या करने वाले को इनाम देने की घोषणा तक कर दी थी। बाप रे। आइंस्टाइन ने समझदारी दिखाते हुए जर्मनी वापस न लौटने का फैसला किया और अमेरिका में ही बस गए। उन्हें प्रिंसटन, न्यू जर्सी के मशहूर इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी यानी IIS में स्थायी पद मिल गया। अमेरिका आकर भी वो चुप बैठने वालों में से नहीं थे। जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें साथी वैज्ञानिक लियो ज़िलार्ड के जरिए पता चला कि नाजी जर्मनी शायद परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ज़िलार्ड। हाँ, तो उन्होंने ज़िलार्ड के आग्रह पर 1939 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को वो मशहूर चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने इस खतरे से आगाह किया था। इसी चिट्ठी ने कहीं ना कहीं अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत में भूमिका निभाई। हाँ, ये बात सही है, लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि आइंस्टाइन खुद कभी मैनहट्टन प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर नहीं जुड़े और युद्ध के बाद जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए तो वो इससे बहुत दुखी और स्तब्ध थे। उन्होंने बाद में कहा भी कि अगर उन्हें पता होता कि जर्मनी बम बनाने में कामयाब नहीं होगा तो वो रूजवेल्ट को वो चिट्ठी कभी नहीं लिखते। युद्ध के बाद वो परमाणु हथियारों के जबरदस्त विरोधी बन गए। उन्होंने कुछ किया इसके लिए? हाँ, उन्होंने वैज्ञानिकों की इमरजेंसी कमिटी ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स यानी ECAS बनाई और उसका नेतृत्व किया ताकि परमाणु हथियारों की होड़ को रोका जा सके और उनका अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण हो। और अमेरिका के अंदर भी वो सामाजिक मुद्दों पर बोलते रहे, खासकर नस्लवाद यानी रेसिज्म के खिलाफ। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, ये उनके एक्टिविज्म का एक बहुत अहम हिस्सा था। प्रिंसटन जहां वो रहते थे उस समय काफी नस्लभेदी शहर था। आइंस्टीन वहां NAACP, जो अश्वेत लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक प्रमुख संस्था है, उसके सदस्य बने। NAACP के मेंबर थे? वाह। हाँ, वो नस्लवाद को अमेरिका की सबसे खराब बीमारी मानते थे। उन्होंने महान अश्वेत बुद्धिजीवी और एक्टिविस्ट W.E.B. डुबॉइस का सार्वजनिक रूप से तब समर्थन किया जब उन पर झूठे आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया था। अच्छा? जब मशहूर अश्वेत गायिका मैरियन एंडरसन को प्रिंसटन के एक होटल ने नस्ल के आधार पर कमरा देने से मना कर दिया तो आइंस्टीन ने उन्हें अपने घर पर ठहराया। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। उन्होंने पॉल रॉबसन जैसे एक्टिविस्ट के साथ मिलकर लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठाई। 1946 में उन्होंने लिंकन यूनिवर्सिटी, जो कि एक ऐतिहासिक अश्वेत महाविद्यालय यानी HBCU है, में जाकर भाषण दिया और कहा कि वो नस्लवाद के मुद्दे पर चुप नहीं रह सकते। और फिर जब अमेरिका में मैकार्थी युग आया, वो रेड स्केयर का दौर, जब कम्युनिस्ट होने के शक में बुद्धिजीवियों, कलाकारों, शिक्षकों पर जुल्म हो रहे थे, उस डरावने माहौल में भी आइंस्टाइन डरे नहीं। बिल्कुल नहीं डरे। 1949 में जब मंथली रिव्यू नाम की एक नई वामपंथी पत्रिका शुरू हुई तो उसके पहले ही अंक के लिए उन्होंने समाजवाद ही क्यों यानी वाई सोशलिज्म जैसा साहसिक लेख लिखा। सोशलिज्म पर? हाँ, इसमें उन्होंने पूंजीवाद की कमियों की आलोचना की और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की जरूरत बताई। 1953 में उन्होंने एक शिक्षक विलियम फ्राउनिन ग्लास को खुला पत्र लिखा, जिन्हें मैकार्थी कमेटी के सामने गवाही देने से इनकार करने पर नौकरी से निकाल दिया गया था। उन्होंने क्या कहा उस पत्र में? आइंस्टाइन ने फ्राउनिन ग्लास और अन्य बुद्धिजीवियों से आग्रह किया कि वो सरकार के इस दमन के खिलाफ गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस करें। सिविल डिसोबीडियंस? हाँ, उन्होंने रोजनबर्ग दंपति, जिन्हें जासूसी के आरोप में फांसी दी गई थी, उनकी फांसी का भी विरोध किया था। हालांकि उनकी अपील नहीं सुनी गई। ये सब उस दौर में कहना बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। वाकई उनके फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर क्या विचार थे? ये थोड़ा जटिल विषय लगता है। हाँ, ये जटिल था और उनके विचार समय के साथ थोड़े बदले भी। वो खुद एक धर्मनिरपेक्ष यहूदी थे और अपनी यहूदी पहचान को मानते थे। यूरोप में बढ़ते यहूदी विरोध को देखते हुए उन्होंने शुरुआत में फिलिस्तीन में एक यहूदी राष्ट्रीय मातृभूमि यानी जूइश नेशनल होमलैंड बनाने के विचार का समर्थन किया था। लेकिन वो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि ये अरबों के साथ न्याय और बराबरी के आधार पर होना चाहिए। वो एक द्विराष्ट्रीय राज्य यानी बाय नेशनल स्टेट के पक्षधर थे, मतलब एक ऐसा देश जहां यहूदी
और अरब दोनों समुदाय शांतिपूर्ण सहयोग से बराबर अधिकारों के साथ रह सकें। तो वो एक अलग यहूदी राज्य के पक्ष में नहीं थे। वो मुख्य धारा के राष्ट्रवादी जायोनी नेताओं और उनके तरीकों के आलोचक थे। उनका मानना था कि अरबों के साथ न्यायपूर्ण समझौता किए बिना स्थायी शांति संभव नहीं है। 1948 में इजराइल बनने के बाद भी वो अरब यहूदी सहयोग की वकालत करते रहे। तो ये बिल्कुल साफ है कि आइंस्टाइन की विरासत सिर्फ उनके वैज्ञानिक समीकरणों या थ्योरीज तक ही सीमित नहीं है। वो एक गहरे मानवतावादी थे, शांति के दूत थे और मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले योद्धा थे। निश्चित रूप से अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक वो इसी मिशन में लगे रहे। अप्रैल 1955 में अपनी मृत्यु से कुछ ही दिन पहले उन्होंने ब्रिटिश दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल के साथ मिलकर रसल आइंस्टाइन मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। रसल आइंस्टाइन मैनिफेस्टो? हाँ, ये शीत युद्ध के माहौल में लिखा गया एक शक्तिशाली दस्तावेज था जो परमाणु युद्ध के भयानक खतरों के बारे में दुनिया को चेतावनी देता था और सभी देशों से अपील करता था कि वो अपने मतभेद शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाएं। वो खुद को हमेशा एक क्रांतिकारी मानते थे, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो या समाज का। भारत से भी उनका एक जुड़ाव था। 1930 में बर्लिन में उनकी मुलाकात गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर से हुई थी। मैंने पढ़ा है उस बातचीत के बारे में। हाँ, विज्ञान, दर्शन, सत्य, सौंदर्य, संगीत जैसे विषयों पर उनकी वो बातचीत आज भी बहुत प्रासंगिक लगती है। उनका अनोखा व्यक्तित्व, उनकी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा, उनकी वो सापेक्ष सोच और समाज के प्रति उनकी गहरी चिंता, इन सब ने मिलकर उन्हें सिर्फ एक महान वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक वैश्विक सांस्कृतिक प्रतीक यानी ग्लोबल कल्चरल आइकॉन बना दिया। बिल्कुल, उनकी छवि आज भी बुद्धिमत्ता, कल्पनाशीलता और गहरी मानवीय करुणा का प्रतीक है। तो ये थी अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन और विचारों की एक झलक। वो वैज्ञानिक जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। और वो एक्टिविस्ट जिसने हमें अपनी इंसानियत, अपनी जिम्मेदारियों और अपने समाज की कमियों पर गहराई से सोचने को मजबूर किया। हाँ, एक ऐसा जटिल बहुआयामी व्यक्तित्व जिसने न सिर्फ हमें E=mc² जैसा क्रांतिकारी सूत्र दिया, बल्कि न्याय, शांति और समानता जैसे मानवीय मूल्यों के लिए भी अपनी पूरी जिंदगी आवाज बुलंद की। उनकी वैज्ञानिक और सामाजिक विरासत दोनों ही हमें आज भी प्रेरणा देती हैं। और शायद ये सवाल भी छोड़ जाती हैं कि क्या हम विज्ञान की तरक्की के साथ साथ इंसानियत की तरक्की भी कर पा रहे हैं? बिल्कुल। आइंस्टाइन ने हमें ब्रह्मांड के नियम समझाए, पर साथ ही ये सवाल भी छोड़ा कि क्या हम इंसान उन नियमों जितनी ही खूबसूरती से एक दूसरे के साथ रहना सीख सकते हैं। सोचने वाली बात है। इस सोच के साथ अगले एपिसोड तक के लिए विदा। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Vyaktitva, The Epic Tales. धन्यवाद।